नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तथागत एडुजोन पर। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान किस तरीके से किए गए थे। आज हम बात करेंगे भाग 3 के तहत जो मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है, तो उनको संविधान में कहाँ से लिया गया है और ये किस तरीके से राज्य पर दायित्व डालते हैं और किस तरीके से जो भारत के नागरिक हैं उनको सशक्त करने का प्रयास करते हैं। तो इसी दिशा में हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि मूल अधिकारों का अर्थ क्या है। तो पहले हम उसको समझते हैं। मूल अधिकारों का अर्थ क्या है? तो मूल अधिकार वे अधिकार हैं जिनके बिना व्यक्ति का जो व्यक्तित्व विकास है संभव नहीं है। मतलब व्यक्तित्व के विकास के लिए मूल अधिकार बेसिक अधिकार के रूप में काम करते हैं, अर्थात व्यक्ति के सर्वांगीण विकास या अर्थपूर्ण जीवन के लिए मूल अधिकार अनिवार्य हैं। इसीलिए मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की आधारशिला रखते हैं। तो मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की आधारशिला इस परिप्रेक्ष्य में रखते हैं कि जैसे डीपीएसपी जो प्रावधान किया गया है वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की आधारशिला रखते हैं, जबकि मूल अधिकार क्या है कि व्यक्ति को अधिकार देते हैं कि वो अपने सर्वांगीण विकास को कैसे सुनिश्चित करे, उस परिप्रेक्ष्य में ये बताते हैं। तो मूल अधिकारों को जो विकास देखते हैं भारत में कि किस तरीके से मूल अधिकारों का प्रावधान आया है, तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं क्या हुआ कि 1215 में ब्रिटेन में राजा जॉन के शासनकाल में ब्रिटिश नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए। इसे ही अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इसीलिए क्या है कि इसीलिए भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है और व्यक्तिगत रूप से अनुच्छेद 21 जो है उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि अनुच्छेद 21 में सबसे ज्यादा आधुनिक अधिकार देखें हम मूल अधिकारों में, सबसे ज्यादा अधिकार अनुच्छेद 21 में और सबसे ज्यादा आधुनिक अधिकार जो है वो भी इसी अनुच्छेद के तहत आते हैं। तो इसको व्यक्तिगत रूप से मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फिर बात आती है कि 1789 में फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, तो उसमें था कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की मांग की गई। यहीं से भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता शब्द लिए गए। तो भारत में हमने प्रस्तावना में भी देखा था स्वतंत्रता और समानता की बात की गई थी। तो वो जो शब्द आए हैं वो कहाँ से आए हैं? तो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वहीं से हमने इन शब्दों को अपनाया है। अब अमेरिकी संविधान में क्या है कि अमेरिकी संविधान से भारतीय संविधान में भी मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है। तो भारतीय से हमने जब पढ़ा था कि भारत में विभिन्न देशों से लिए गए प्रावधान में मूल अधिकारों को कहाँ से प्रावधान किया गया था, तो अमेरिकी संविधान से किया गया था। भारत में सर्वप्रथम 1895 में पुणे के कांग्रेस अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा भारतीयों के लिए मूल अधिकार की मांग की गई थी। ये भारत में पहला अवसर था जब किसी भारतीय ने भारतीयों के लिए मूल अधिकारों की मांग की थी, कांग्रेस के मंच से हुई थी। तो आगे देखते हैं कि 1916 में एनी बेसेंट द्वारा चलाया जा रहा होम रूल आंदोलन जो था वो मूल अधिकारों की मांग की गई थी। हमने बताया था कि 1916 में एक तो बाल गंगाधर तिलक जी थे और दूसरी थी एनी बेसेंट। तो दोनों लोग मिलकर के तिलक जी अपना होम रूल आंदोलन शुरू किए थे और एनी बेसेंट जी ने अपनी तरफ से होम रूल आंदोलन शुरू किया था। तो एनी बेसेंट जी के जो होम रूल आंदोलन था उसके तहत जो मूल अधिकार थी उनकी मांग की गई थी। और आज 1 अगस्त है, 1 अगस्त 1920 को तिलक जी की मृत्यु हुई थी। तो पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आज तिलक जी की हम पुण्यतिथि भी मना रहे हैं। 1 अगस्त 1920 को तिलक जी की मृत्यु हुई थी और 9 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। तो हम बात करते हैं कि 1925 में इंडिया कॉमनवेल्थ बिल आया था। तो उसमें क्या था कि भारतीयों के मूल अधिकार की बात की गई थी। उसके बाद में फिर साइमन कमीशन आता है 1928 में। उसी साल नेहरू साइमन कमीशन ने चैलेंज दिया कि भारतीय अपना संविधान नहीं बना सकते। तो इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय जो दल थे उनके सभी लोगों के सदस्य प्रतिनिधियों ने मिलकर के सभी दलों से तो क्या हुआ कि उन नेहरू रिपोर्ट बनाई गई मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में। तो नेहरू रिपोर्ट में क्या था कि भारतीयों के लिए मूल अधिकार का प्रारूप पेश किया गया था, पहली बार भारतीयों द्वारा ये प्रयास किया गया। फिर 1935 के भारत शासन अधिनियम जो आया था, ये सबसे बड़ा जो संविधान में कहते हैं कि सबसे ज्यादा प्रावधान इसी से लिए गए। तो क्या है कि इसमें मूल अधिकार का उबंध नहीं था, यानी कि 1935 वाले अधिनियम में मूल अधिकार नहीं थे। फिर 1946 के कैबिनेट मिशन के में भारत के संविधान के लिए एक संविधान सभा का प्रावधान किया गया। इस संविधान सभा में सबसे बड़ी जो समिति थी मूल अधिकार अल्पसंख्यक उप समिति थी। तो इस समिति की सिफारिश पर संविधान में मूल अधिकार को जोड़ा गया है। तो जो मूल अधिकारों की समिति बनाई गई थी उसी समिति की सिफारिश पर मूल अधिकारों को जोड़ा गया है। इसने बताया कि कैसे कैसे हमको प्रावधान करने हैं। फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। तो मूल अधिकार के प्रकार क्या हैं, मतलब मूल कितने प्रकार के मूल अधिकार हैं जो संविधान हमको प्रदान करता है। तो हम देखते हैं कि जो मूल संविधान था, यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ है, वो भारत गणतंत्र बना है, तो उस समय क्या था कि इस मूल संविधान में 7 प्रकार के मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति का जो अधिकार था इसको मूल अधिकार से निकाल करके इसे भारतीय संविधान के भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 300A में शामिल कर दिया गया है। यानी कि ये जो मूल अधिकार था, 75 तक जो संपत्ति का अधिकार था ये मूल अधिकार था, लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 12 के तहत अनुच्छेद 300A में शामिल कर दिया गया, यानी कि अब इसको वैधानिक अधिकार बना दिया गया है।
अब वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान में 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है समता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 तक के अधिकार जो है वो समता के अधिकार की बात करते हैं, उसमें समानता की बात की गई है। उसका स्वतंत्रता का अधिकार है, तो अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक की स्वतंत्रता की बात इसमें प्रावधान किया गया है। फिर देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं, अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 तक के शोषण के विरुद्ध अधिकार जो दिए गए हैं उनमें बात की गई है। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार कहाँ है, तो अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक की धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार हैं। फिर शिक्षा, संस्कृति एवं लिपि के अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 के बीच में दिए गए हैं। फिर संविधान का अधिकार प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और 226 के तहत हमको कैसे अधिकार, अगर अनुच्छेद 32 और 226 प्रावधान करते हैं कि राज्य नामक संस्था अगर इन अधिकारों को हमसे छीनती है तो हम कैसे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाकर के इन अधिकारों को लागू कराना सुनिश्चित करा सकते हैं। तो ये तो हो गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो 6 प्रकार के अधिकार जो है वर्तमान में नागरिकों को और व्यक्तियों को दिए गए। तो उसमें से अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, 15, 16, 19, 29, 30 जो है इस तरीके जो अधिकार हैं ये नागरिकों को दिए गए। बाकी जितने भी अधिकार हैं ये सभी व्यक्तियों को दिए गए, चाहे नागरिक हो चाहे विदेशी भारत में रह रहे हो, वो भारत के नागरिक हो या ना हो, सबको अधिकार प्रदान किए गए। तो इस तरीके से मूल संविधान में 7 थे, अभी 6 हैं, और उसमें से नागरिकों और व्यक्तियों को किस तरीके से अधिकार दिए गए। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 12 में, क्योंकि हम कहते हैं कि जो मूल अधिकार हैं ये क्या है कि राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों को दिए गए अधिकार हैं, यानी कि राज्य बाध्य है व्यक्तियों के लिए ऐसे काम करने के लिए, जो अधिकार दिए गए हैं इन अधिकारों को पूरा करने के लिए राज्य बाध्य है। तो ये कहा जाता है एक तरीके से राजनीतिक अधिकारों की बात करते हैं। तो राजनीतिक अधिकारों को मिले किनके के लिए है, तो उसमें राज्य शब्द को परिभाषित किया गया कि ये कहाँ कहाँ लागू होंगे। तो उसमें कहा गया है कि राज्य शब्द की परिभाषा करते हुए निम्न को शामिल किया गया। कौन कौन है? तो उसमें पहले तो हो गया संसद, दूसरा हो गया केंद्र सरकार, यानी कि केंद्र संसद और केंद्र सरकार की जितनी मशीनरी आती है वो सारा राज्य शब्द के अंतर्गत आएगी। फिर है राज्य विधानमंडल और राज्य सरकारें जो होती हैं वो भी राज्य शब्द के तहत आती हैं। फिर है सभी स्थानीय निकाय अर्थात पंचायतें, नगर पालिकाएं, जिला बोर्ड, सुधार न्यास आदि जो जितने भी न्यास वगैरह ट्रस्ट वगैरह हो गए जो राज्य के तहत गठित हैं वो सारे कहाँ आएंगे? राज्य शब्द के तहत आएंगे। फिर अन्य सभी निकाय यानी कि संवैधानिक निकाय या गैर संवैधानिक निकाय जो प्राधिकरण होते हैं वो भी सभी राज्य के तहत आते हैं, जो भी राज्य सरकार के स्तर पर, राज्य या केंद्र के स्तर पर गठित होते हैं। जैसे कि नीति आयोग हो गया वो भी आकर राज्य शब्द के तहत आएगा। इसी तरीके से योजना आयोग था पहले, वो भी आता था, एनडीसी आती थी, और भी वित्त आयोग जिसे हो गया, ये सारी चीजें कहाँ आएंगी? तो ये सभी राज्य शब्द के तहत आएंगी। उसके बाद उच्चतम न्यायालय में अनुसार कोई भी निजी इकाई, उच्चतम न्यायालय में एक फैसला सुनाया, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उसमें कोई भी निजी इकाई या एजेंसी जो बतौर राज्य संस्था के रूप में काम करती हो अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अंतर्गत आती है। मतलब राज्य के साथ कोरिलेट होकर के कोई भी प्राइवेट एजेंसी अगर काम कर रही है, राज्य जैसी अगर सुविधाएं प्रदान कर रही है, तो वो राज्य शब्द के तहत आएगी। इसमें ये भी शामिल कर दिया। तो राज्य शब्द को बहुत व्यापक यहाँ रूप में लिया गया है कि हमको किनके किनके प्रति अधिकार प्रदान किए गए हैं, ये जो मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है। फिर आगे बात करते हैं तो अनुच्छेद 13 में क्या है, तो अनुच्छेद 13 में उन उपबंधों को शामिल किया गया है। उसमें कहा गया है कि संविधान में ऐसे उपबंध जो मूल अधिकारों को छीनते हैं या कम करते हैं उनको विधि शून्य घोषित करने की बात की गई। तो इसमें अनुच्छेद 13 क्या कहता है, तो मूल अधिकारों से असंगत विधियां या अल्पीकरण करने वाली जो विधियां, यानी कि असंगत मतलब जो संगत नहीं है और जो अल्पीकरण कम करने वाली है वो क्या होगी? विधियां विधि शून्य होगी, मतलब वो इनवैलिड हो जाएंगी। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय उन्हें अमान्य घोषित कर सकते हैं। और किसके किसके तहत? तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्च न्यायालय किसके तहत? तो अनुच्छेद 26 के तहत इसको अमान्य घोषित कर सकते हैं। अनुच्छेद 13(1) का प्रावधान क्या करता है, तो कहता है कि संविधान लागू होने से पूर्व वे समस्त विधियां जो मूल अधिकार को छीनती या कम करती है उन सभी विधियों को समाप्त कर दिया जाएगा। तो 13(1) कहता है कि संविधान लागू होने से पहले जो ऐसी विधियां थी जो मूल अधिकारों को अब छीनती या कम करती, तो उनको क्या हो जाएगा? वो विधि शून्य हो जाएंगी। फिर दूसरा अनुच्छेद 2 कहता है कि भारतीय संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो मूल अधिकारों को छीनता हो या कम करता हो। यहाँ ये भी प्रावधान कर दिया गया कि मतलब जो संविधान से पहले लागू थी 13(1) के तहत वो विधि शून्य हो जाएंगी, और अब संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों में कमी करता हो या छीनता हो। तो ये तो बात हो गई तुम्हारे अनुच्छेद 13 की। फिर आगे बात करते हैं तो अनुच्छेद 14 से 18 तक की हमने बताया था कि समता का अधिकार दिया गया है। इसमें समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक प्रदान किया गया। अनुच्छेद 14 कहता है क्या कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। अब यहाँ समझते हैं हम समता शब्द को समझते हैं। देखो दो शब्द दिए, एक है इक्वालिटी, इक्वालिटी का अर्थ होता है समानता, और एक होता है इक्विटी, इक्विटी का मतलब होता है समता। समानता का मतलब क्या हुआ कि देखो 3 यहाँ लोग दिए गए, 3 लोगों के सामने
एक बाउंड्री दी गई है कि इनको ये चीज़ देखनी है। इसमें क्या है कि नीचे इनके 2 तख्ते दिए गए, दो दो के, तीनों के पास 2-2 तख्ते हैं, ठीक है। एक की लंबाई देख रहे हैं आप, इतनी है, एक इतनी है और एक की इतनी लंबाई है। ये तो इक्वलिटी हो गई कि मतलब सबको समान, क्या हुआ कि इनकी लंबाई को ध्यान में न रखते हुए सभी को समान देना चाहिए, तो उसमें क्या किया गया, 2-2 तख्ते तीनों को दे दिए गए। अब इसमें क्या हो रहा है कि आप देखिए, इसकी लंबाई पहले से ही ज़्यादा है, तख्ते मिल गए, ये बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया। इसकी लंबाई मीडियम में है, हम देखते हैं कि ये मुश्किल से अपना सामने वाली बाउंड्री को देख पा रहा है कि उधर क्या है। अब तीसरा है, इसको 2 तख्ते मिलने के बाद भी नहीं देख पा रहा है। तो इक्वालिटी में क्या हुआ कि समानता का सिद्धांत तो लागू किया गया, लेकिन क्या यह इसके लिए फायदेमंद है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसको लाभ मिलने के बाद भी ये वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। इक्विटी क्या बात करता है, ये समता की बात करता है। समता मतलब कि जैसी जिसकी जरूरत होगी उसको उस आधार पर हम लाभ देंगे। अब इसमें क्या किया गया कि जो इसकी लंबाई पहले से ज्यादा थी, तो क्या किया गया, इसके पास से जो 2 तख्ते थे हमने लेकर के इसको दे दिए। अब इसके पास 4 तख्ते हो गए, लंबाई कम थी, क्या हुआ, अब तीनों को देखो, तीनों लगातार ये बाउंड्री की मिनिमम है, क्या देख पा रहे हैं, अब तीनों देख पा रहे हैं। तो इसी को कहते हैं इक्विटी। इक्विटी मतलब होता है कि जिसकी जैसी जरूरत हो उसको एक इक्वल लेवल पर लाने के लिए हम जब प्रयास करते हैं तो उसको इक्विटी कहते हैं। अब इसको इस शब्द को हम संविधान में समझते हैं क्या है, तो विधि के समझ समता की बात करते हैं कि विधि के समझ मतलब से तात्पर्य है कि भारतीय संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो व्यक्तियों के बीच में भेदभाव करता हो। यह व्यवस्था कहाँ से, ब्रिटेन से ली गई है। अब इसमें व्यक्तियों के बीच में भेदभाव कहाँ नहीं किया जाएगा, समान के बीच में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर मतलब हमें तुलना करनी होगी तो इसकी तुलना नहीं करेंगे, हम इसके जैसे लोगों से तुलना करेंगे, इसकी तुलना इससे करेंगे और इसकी तुलना इससे करेंगे। ये कही गई समान लोगों की बीच तुलना की जाएगी। उसी तरीके से कहा गया कि विधि का समान संरक्षण क्या है, तो विधि के समान संरक्षण से तात्पर्य है कि न्यायपालिका सभी को समान संरक्षण देगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह उपबंध अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो जो विधि के समझ समता यानी कि जो देखो कानून बनाने का काम किसका, संसद का, तो संसदीय व्यवस्था हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली है। और संसद जब कानून बनाएगी तो लोगों के बीच भेदभाव नहीं करेगी। इसी तरीके जब कहा गया कि जब सर्वोच्च न्यायालय कानूनों का अवलोकन करेगा, न्यायिक अवलोकन करेगा, तब वो क्या करेगा, जब जांच करेगा कानून की, तो क्या करेगा, वो लोगों के बीच में भेदभाव नहीं करेगा। तो ये 2 व्यवस्था होती है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि समान एवं असमान के बीच अलग अलग व्यवहार होता है तो यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। हमने बताया भी कि समान और असमान के बीच में अगर भेदभाव होता है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं इसमें कि ये समान यानी कि समान इन दोनों के बीच में, और इनसे अगर भेदभाव होता है तो इसको गलत नहीं, 14 की जो विधि की समझ समता है या विधियों का समान संरक्षण, इसके तहत इसको गलत नहीं माना जाएगा। अब हमें लगता है आप लोगों को ये सही समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं कि समता के अपवाद कौन कौन से हैं। कि हमने कहा कि समान के बीच समान का संरक्षण किया जाएगा, लेकिन अपवाद भी कुछ दिए गए संविधान में, कौन कौन से हैं। तो ये कहा गया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल हैं, इनको इस जो अनुच्छेद है 14 उससे बाहर रखा गया है। क्यों, क्योंकि ये संवैधानिक पद है, इनको कुछ ऐसे दायित्व निभाने पड़ते हैं जो जिनसे हम इनकी अन्यों से तुलना नहीं कर सकते हैं। फिर है संसद या इसकी किसी समिति के सदस्य द्वारा कही गई बात। संसद या इसकी समिति जब संसद में काम होता है तो वहाँ जब विधायी प्रक्रिया चल रही होती है उस समय अगर कोई कही गई बात है उस पर क्या होगा, तो न्यायिक कार्यवाही से उसको रोक दी गई है। अनुच्छेद 105 के तहत उसको न्यायिक कार्यवाही से छूट दी गई है। फिर कहा गया कि अनुच्छेद 39C को अनुच्छेद 41C के साथ आने पर समता के अधिकार का हनन नहीं होगा। तो इसमें अनुच्छेद 39B और अनुच्छेद 39C जब हम DPSP पढ़ेंगे तो देखेंगे, तो इसमें प्रावधान ये किया गया कि राज्य जो है समाज में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए संपत्तियों के केंद्रीकरण को रोकेगा। अब 31C भी यही कहता है कि जो संपत्ति के एकत्रीकरण को उसको रोकने के लिए राज्य प्रयास करेगा। तो जब इन तीनों अनुच्छेदों को एक साथ मिला करके पढ़ा जाता है तो उस समय कहा गया कि जो अनुच्छेद 14 है उसका हनन नहीं माना जाएगा। जब भी ये तीन संविधान के अनुच्छेद है ये एक साथ आएंगे, ठीक है। आगे बात है कि विदेशी संप्रभु शासक यानी कि किसी दूसरे देश का जो शासक कहें या वहाँ का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आता है, वो राजदूत एवं कूटनीतिक व्यक्ति जो आते हैं, इनको दीवानी एवं फौजदारी मुकदमों से मुक्ति होगी। अगर ये आते हैं भारत में और इनके प्रति अगर कोई मुकदमा होगा तो उस पर उसको छूट दी जाएगी। फिर कहा कि संयुक्त राष्ट्र एवं इसकी जो एजेंसियां हैं उनको भी कूटनीतिक मुक्ति से छूट प्राप्त है। तो ये चीजें हो गई। उसके बाद बात करते हैं कि विधि का शासन क्या है। देखो हमने कहा विधि के समान संरक्षण, विधि के तहत विधियों का समान संरक्षण और विधि के समझ समता। अब कहा कि विधि का शासन क्या है, तो ब्रिटिश न्यायविधि एवी डाइसी थे, इनका मानना था कि विधि के समझ समता का विचार विधि का शासन के सिद्धांत का मूल है। मतलब विधि के शासन मतलब कि
शासन जो होगा वो विधि के अनुसार होगा, तभी हम विधि का शासन कह सकते हैं। शासन मतलब कोई भी अगर भारत में कानून लागू करना है तो वो कानून संसद द्वारा या राज्य की विधानमंडल द्वारा पास होना चाहिए। कोई व्यक्ति कानून अपना नहीं लागू कर सकता है, इसको विधि का शासन कहा गया है। इसकी 3 अवधारणाएं हैं। क्या क्या? तो किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के सिवाय दंडित नहीं किया जा सकता है। विधि के उल्लंघन के सिवाय मतलब कि कानून में जो दंड का जो अपराध है, जिसके लिए सजा का प्रावधान है, उसी के लिए सजा दी जाएगी। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसके लिए सजा का प्रावधान नहीं है, तब तक आपको सजा नहीं दी जाएगी। जैसे वर्तमान में देखें, भारत में क्या है कि कुछ कुछ राज्य ऐसे हैं जहां किसानों को अधिकार दिया गया है कि जो कुछ जंगली पशुओं को मार सकते हैं, तो उनको मारने पर उनको सजा का प्रावधान नहीं होगा। इस तरीके की चीजें हम देखते हैं। फिर है कि विधि के समझ क्षमता आवश्यक है। कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, तो इस वजह से विधि के समझ क्षमता आवश्यक है, क्योंकि सभी व्यक्ति कानून के बाद ही आते हैं। उसके बाद कहा गया कि संविधान वैयक्तिक अधिकारों का परिणाम है। मतलब वैयक्तिक मतलब सभी लोगों के अधिकार मिलकर के संविधान का बनाते हैं, यानी कि हम भारत के लोग, जिस जैसा कि इसे न्यायालय द्वारा परिभाषित और लागू किया जाता है। न कि संविधान वैयक्तिक अधिकारों का स्रोत है, मतलब किसी एक व्यक्ति का स्रोत नहीं है। संविधान सभी व्यक्तियों के आधार पर लागू हुआ है और ये किसी एक व्यक्ति की बस की बात नहीं है। तो इस चीज को हम देखते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग, प्रजाति, नस्ल अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। तो इसमें कहा गया है कि किसी भी आधार पर नागरिकों के बीच में भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमने बताया था 15, 16, 19, 29, 30 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो नागरिकों को प्रदान किए गए। तो ये 15 कहता है कि धर्म, यानी कि 15(1) हम देखते हैं क्या कहता है, तो नागरिकों के बीच में राज्य केवल धर्म, जाति, लिंग, निवास स्थान या नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। हम देखते हैं कि तब स्वतंत्रता से पहले भारत में क्या था कि सामंती या राजशाही व्यवस्था थी, और जो समाज था वो भी जातियों के आधार पर बटा था। तो उसमें क्या था कि जो सवर्ण थे तथा कथित निम्न जातियों से भेदभाव करते थे सामाजिक आधार पर। वो चाहे कुएं को देख लो, सार्वजनिक कुआं होते थे, उसमें लेकर के और भी जो सार्वजनिक जगह होती थी वहां पर भेदभाव किया जाता था कि ये लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं, ये लोग ये नहीं छू सकते। ये अभी भी हम कहीं कहीं देखते हैं। तो उस चीज को रोकने के लिए राज्य को ये प्रावधान दिया गया कि ये भेदभाव नहीं करेगा और ना होने देगा। फिर अनुच्छेद 15 कहता है क्या, तो इसके अनुसार किसी भी नागरिक को सार्वजनिक स्थल जैसे कि कौन, दुकानें, भोजनालय, होटल, पार्क, मनोरंजन स्थल इत्यादि स्थानों पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। तथा साथ ही साथ राज्य निधि द्वारा पोषित जनता को समर्पित कौन सा कुआं, तालाब, सड़कें, स्नानागार इत्यादि के प्रयोग से वंचित नहीं किया जाएगा। अब सोचो, एक समय ऐसा था जहां ये चीजें भी सार्वजनिक रूप से, जो जिनको आज के समय में निचले वर्ग के कहते हैं, उनको सुलभ नहीं हो पाती थी। क्यों? क्योंकि जो समाज में व्यवस्था कायम थी वहाँ क्या था कि सबके अपने अपने कुएं होते थे, तालाब होते थे। तो अगर कोई निम्न तबके का व्यक्ति चाहता तो उसको ये सुविधाएं ना मिल पाती। ये चीजें जैसे हमने एक मूवी भी देखी होगी, तो उसमें था कि द अगर इंडियंस आर नॉट अलाउड। तो उस तरीके की व्यवस्था को रोकने के लिए संविधान प्रावधान करता है अनुच्छेद 15 के तहत कि व्यक्तियों यानी कि नागरिकों के बीच में भेदभाव न होने पाए। अनुच्छेद 15(3) हम देखते हैं क्या है, तो स्त्रियों और बच्चों के लिए यदि राज्य विशेष प्रावधान करता है तो यह अनुच्छेद 15(1) और 15(2) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अब बात की गई है कि धर्म, नस्ल, जाति आधार के आधार पर कोई भेदभाव राज्य नहीं करेगा, ठीक है, ना ही होने देगा। लेकिन 15(3) कहता है कि स्त्रियों और बच्चों के लिए, क्योंकि स्त्रियों और बच्चों की सुकुमार अवस्था को देखते हुए राज्य अगर ऐसा कोई प्रावधान करता है विशेष प्रावधान, कि इसको 15(1) और 15(2) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। 15(4) क्या कहता है कि इसके अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो जो सरकारी शिक्षण संस्थान है उनमें हम देखते हैं कि जो आरक्षण का प्रावधान किया गया वो 15(4) के तहत किया गया है SC, ST और OBC के लिए, ठीक है। 15(5) क्या कहता है, तो 93 संविधान संशोधन द्वारा इसको 2006 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत कहा गया कि प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में भी SC, ST और OBC को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। तो 15(4) कहता है कि जो सरकारी शिक्षण संस्थान है वहाँ आरक्षण का प्रावधान किया गया, और 15(5) क्या कहता है कि जो प्राइवेट शिक्षण संस्थान है उनमें भी आरक्षण का प्रावधान किया गया। 10% के आसपास आरक्षण है, या जहाँ वो अलग अलग कोटा डिसाइड होता है। फिर देखते हैं कि इसमें कौन सा अपवाद है, तो अल्पसंख्यक जो शिक्षण संस्थान है इसके अपवाद है, मतलब वहाँ आप आरक्षण का दावा नहीं कर सकते जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है। फिर अभी 2019 में एक संविधान संशोधन करके जोड़ा गया क्या, तो 15(6) अनुच्छेद जोड़ा गया है। इसको कहा गया कि 103वें संविधान संशोधन द्वारा संघ सरकार ने शिक्षण संस्थाओं में नामांकन के लिए आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS जो कहते हैं उनको 10% आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया। तो यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को भी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया। 2019 से ये लागू हो गया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं 15 जो है नागरिकों के बीच में
भेदभाव को रोकने के प्रयास करता है और इसके लिए कुछ अपवाद भी दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ भेदभाव किया जा सकता है और कहाँ कहाँ नहीं किया जा सकता है। फिर हम अनुच्छेद 16 की बात करते हैं तो इसमें कहा गया कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता होगी। अवसर की समता ये होगी कि इसके तहत राज्य अगर कोई भी वैकेंसी निकालती है, यानी कि राज्य द्वारा कोई भी रोजगार प्रदान किया जाता है जिसमें नागरिकों के बीच में भेदभाव ना किया जाए। लेकिन इसको कैसे डिफाइन किया गया, तो अनुच्छेद 16 में हम देखते हैं कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए अवसर की क्षमता होगी। तो राज्य जो भी नियुक्ति के लिए अगर कोई नोटिफिकेशन जारी करता है तो उसमें अवसर की क्षमता होगी। फिर 2 कहता है, अनुच्छेद 16 का 2 कहता है कि इसके अनुसार केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या निवास के आधार पर राज्यों के अधीन रोजगार के लिए किसी को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। तो इसमें कहा कि सामान्य स्थितियों में राज्य के अधीन ये जो सेवाएं होंगी उसमें धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या निवास के आधार पर नागरिकों को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 16(3) क्या कहता है, तो इसके अनुसार संसद कानून बनाकर किसी क्षेत्र विशेष में रोजगार के लिए शर्त के रूप में निवास को आधार बना सकती है। जैसे कि जनजातीय एरिया हो गया, जो पहाड़ी एरिया है, वहाँ क्या है कि इस शर्त को लागू किया जा सकता है कि निवास स्थान को वरीयता दी जाए, उसके आधार पर ही चयन किया जाए। तो ये संसद के पास अधिकार है। फिर अनुच्छेद 16(4) कहता है कि SC, ST या OBC और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, जो SC, ST और OBC के तहत जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, उनके लिए क्या है कि उनकी जनसंख्या के अनुपात में राज्य के अधीन सरकारी नौकरी में आरक्षण किया जा सकता है। तो इसमें कहा गया कहाँ आरक्षण दिया जा सकता है, तो SC, ST या OBC, और इनको किस आधार पे, तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनको उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। इसी दिशा में देखते हैं कि अनुच्छेद 5 कहता है कि इसके अनुसार किसी धार्मिक संस्था से संबंधित पद उस धर्म विशेष को मानने वाले व्यक्ति के लिए आरक्षित रहेंगे। तो किसी धार्मिक संस्था से रिलेटेड जो पद हैं वो उसी धर्म के जो मानने वाले हैं उनके लिए आरक्षित रहेंगे। अनुच्छेद 16(6) कहता है क्या, तो 103वें संविधान संशोधन द्वारा आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के व्यक्ति हैं उनको क्या है कि नियुक्तियों अथवा पदों पर आरक्षण के लिए 10% का प्रावधान किया गया। तो ये भी 2019 से जोड़ा गया। जिस तरीके से 15(6) आया था उसी तरीके से 16(6) भी आया। इसमें कहा गया है कि जो EWS वाले व्यक्ति हैं उनको 10% आरक्षण दिया जाएगा सरकार द्वारा प्रायोजित रोजगार में। ठीक है। अब 1978 में हम देखते हैं क्या हुआ कि 1978 में BP मंडल जो थे, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में एक मंडल आयोग का गठन किया गया था। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका गठन 1980 में हुआ था और ये आया था कि देश में जो आरक्षण है उसके विषय में सुझाव देने के लिए। तो क्या कि इसका गठन किया गया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में पेश की। 1978 में जब इसका गठन हुआ था तो जनता सरकार ने इसका गठन किया था। उस समय कांग्रेस की सरकार हट चुकी थी और जनता सरकार ने इसका गठन किया था। तो इसने अपनी जब रिपोर्ट पेश की तो 1980 में फिर से कांग्रेस सरकार आ गई थी, सरकार को सौंपी। तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद में हम देखते हैं क्या हुआ, तो सर्वोच्च न्यायालय ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। तो सरकार ने लागू किया था, तो फिर मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद ये आया। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और कहा कि आरक्षण का आधार क्या होगी, तो जातियां होंगी, और जातियां भी वही सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ी है उसके आधार पर आरक्षण का दिया जाएगा, लेकिन जातियों के आधार पर दिया जाएगा। तो इस चीज को मान लिया। फिर हम देखते हैं 1990 में VP सिंह सरकार आई। इसने क्या कहा कि सरकारी सेवाओं में OBC के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था कर दी। तो भारत में पहले जो आरक्षण की व्यवस्था थी उसमें OBC को आरक्षण नहीं दिया गया था, SC ST को आरक्षण था। तो 1990 में VP सिंह सरकार जब केंद्र में आई तो उसने क्या किया कि OBC के लिए भी 27% का आरक्षण दे दिया, और जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी संवैधानिक वैधता को उचित माना। ये 1990 के दशक में काफी ज्यादा चर्चित मुद्दा था। इस पर आरक्षण मूवी भी बनी है, तो अगर आप लोगों को टाइम मिले वो देखिए, तो उसमें काफी अच्छे से समझाया गया कि क्या एक्चुअल कंडीशन थी उस समय की। तो आरक्षण OBC को प्रदान कर दिया गया। उसके बाद फिर OBC में एक शब्द आता है क्रीमी लेयर। तो क्रीमी लेयर शब्द को रामनंदन प्रसाद कमेटी बनाई गई। उसकी रिपोर्ट के आधार पर क्रीमी लेयर शब्द को, जो क्रीमी लेयर एक क्राइटेरिया था, उसको स्वीकार कर लिया गया OBC में आरक्षण के लिए कि इतनी इतनी इनकम वाले को आरक्षण मिलेगा OBC में, और इससे ऊपर की इनकम वाले हैं उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। उसके बाद 77वां संविधान संशोधन SC ST द्वारा क्या किया गया, तो SC ST को पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो 77वां संविधान संशोधन किया गया, उसके तहत SC ST को आरक्षण का प्रावधान, पदोन्नति में आरक्षण की बात कही गई। तो इसमें क्या, लेकिन वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस पर रोक लगा दी गई है। अभी मेन चीज, कई आरक्षण जो दिया जा रहा है उस पर रोक लगाने का ये कारण था कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अभी आप एक एक्यूरेट डाटा उपलब्ध कराइए कि कितने जातियों को लाभ मिला और कहाँ तक इनको आरक्षण से फायदा हुआ है। उसके आधार पर सही रिपोर्ट पेश कीजिए, उसके बाद में इसको लागू करिए। तो अभी सरकार ने इस पर कोई सही कदम नहीं उठाया है, इस वजह से ये पेंडिंग में है। फिर आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन जो होगा, अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए जो अधिकार दिए गए हैं उसमें क्या है कि यह अनुच्छेद अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध घोषित करता है। अब अस्पृश्यता का मतलब क्या है
कि छुआछूत हो गया, भेदभाव करना किसी के साथ, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, और किसी को जाति सूचक शब्दों से सूचित करना, वो सारी चीज़ें अस्पृश्यता के तहत आएंगी। तो अब इसको क्या है, दंडनीय अपराध घोषित किया गया अनुच्छेद 17 के तहत, और भारतीय संसद कानून बनाकर दंड का प्रावधान कर सकती है। इस दिशा में क्या है, संविधान में अस्पृश्यता का जो शब्द है उसका अर्थ स्पष्ट नहीं किया गया है, अर्थात इसे परिभाषित नहीं किया गया है, क्योंकि यह मान लिया गया है कि यह सर्वविदित है। तो भारत में 1947 से पहले हम देखते हैं जो सामाजिक व्यवस्था थी, वो उसमें क्या था कि अस्पृश्यता बहुत ज़्यादा व्याप्त थी। तो इसको रोकने के लिए संविधान में प्रावधान किया गया कि हम इसको आगे न बढ़ने दें, और जो जिनके प्रति अस्पृश्यता का प्रचार किया जाता है उसको रोके, और उनको समाज में जो मेन स्ट्रीम की धारा है उसमें लाने का प्रयास करें। तो इसके लिए ये कानून आया, और इसमें क्या किया गया कि इसको मान लिया गया कि ये सर्वविदित है, ये हर समाज में व्याप्त है, इस वजह से इसको परिभाषित करने की जरूरत नहीं महसूस की। फिर मैसूर उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि शाब्दिक एवं व्याकरणिक समझ से परे इसका प्रयोग ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इस परिप्रेक्ष्य में है कि यह व्यवस्था ऐतिहासिक रूप से बहुत कई सौ सालों से चलती चली आ रही थी भारत में, इसको ऐतिहासिक मान लिया गया। इसका संदर्भ क्या है, तो कुछ वर्गों के कुछ लोगों को उनके जन्म एवं कुछ जातियों के आधार पर सामाजिक नियोगिता, मतलब उनको सामाजिक, अगर किसी ऐसी जाति में पैदा हो गए हैं उसकी वजह से उनको कितने भी वो विद्वान हो, उनको निर्योग्य मान लिया जाता है कि ये तो किसी मतलब ये इसी काम के लिए पैदा हुए हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए क्या हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय ने व्यक्तियों एवं राज्य को संवैधानिक दायित्व दिया, यानी कि व्यक्तियों ने कि कोई व्यक्ति भी पर्सनल स्तर पर इसमें सुधार कर सकता है, और राज्य का तो दायित्व है ही कि वो करेगा। तो जो अस्पृश्यता के अधिकार वाला हनन वाला मामला है को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए। तो इस दिशा में कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने स्तर पर निर्देश दिया। फिर हम आगे देखते हैं कि भारतीय संसद ने 1956 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया। तो 1955 में विधेयक आया था, उसको पारित करके अधिनियम 1956 बना, तो 1955 के नाम से जाना गया, जिसे 1976 में संशोधन किया गया और नाम क्या कर दिया, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। तो अस्पृश्यता के लिए जो संसद ने कानून बनाया है उसे हम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत संसद में अस्पृश्यता के क्षेत्र को परिभाषित किया गया कि अस्पृश्यता के क्षेत्र के तहत कौन कौन सी चीजें आएंगी, इसको परिभाषित करने का प्रयास किया गया। इसमें क्या है कि अस्पृश्यता के नाम पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य का अपमान करना एक दंडनीय अपराध समझा जाएगा। तो इसी के तहत प्रावधान किया गया कि अगर आप SC ST के किसी व्यक्ति का अपमान करते हैं तो यह दंडनीय अपराध होगा। अस्पृश्यता के पक्ष में किसी को उपदेश देना या धर्म, वेद, पुराण इत्यादि के आधार पर इसे उचित ठहराना एक दंडनीय अपराध है। कि बहुत से ऐसे धार्मिक ग्रंथ हैं जिसमें अस्पृश्यता को लेकर के कई बातें कही गई हैं, तो उनके आधार पर आप किसी SC ST के व्यक्ति का अपमान करते हैं तो यह दंडनीय अपराध होगा। ठीक है। उसके बाद में बात कही गई कि यदि कोई व्यक्ति, यानी कि यदि कोई नेता अपने सार्वजनिक मंच से अस्पृश्यता फैलाता है, हम देखते हैं कि वोट पाने के लिए कोई भी नेता कभी भी उलूल जुलूल बोलने लगता है, तो उसको क्या किया गया, अगर वो अस्पृश्यता फैलाता है अपने मंच से, तो क्या होगा कि उसे आजीवन चुनाव लड़ने से वंचित किया जा सकता है। ये संवैधानिक प्रावधान तो है, व्यवहार में हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि कई नेता बच जाते हैं ऐसा बोलने के बाद भी, तो उसमें कुछ लूप होल्स हैं, उनका फायदा उठा करके वो बच जाते हैं। लेकिन संवैधानिक प्रावधान इतना कठोर है कि अगर फंस गए तो उनको चुनाव लड़ने से वंचित किया जा सकता है। तो इस चीज को हम देखते हैं। फिर अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि उपाधियों का अंत करने का, यानी कि लोगों के बीच में हम अभी पढ़ रहे हैं समता का अधिकार, तो समता मतलब समता बढ़ावा देने के लिए उपाधियों का अंत किया गया है। उपाधियों का अंत किया है, तो इसमें 18(1) कहता है राज्य जो है, यानी कि राज्य शब्द हमने 12 के तहत पढ़ा था, राज्य सेना और विद्या को छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में कोई उपाधि नहीं देगा। फिर 18(2) कहता है कि कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, मतलब भारतीय नागरिक है वो किसी विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। अनुच्छेद 18(3) कहता है कि कोई विदेशी नागरिक जो भारत में लाभ और विश्वास के पद पर कार्यरत है, यानी कि कोई विदेशी है ऐसा जो भारत सरकार में सेवा में कार्यरत है, तो क्या है कि वो किसी विदेशी देश से उपाधि तभी लेगा जब भारत के राष्ट्रपति ने उसे अनुमति दे दी हो। तो भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेकर के वो किसी अन्य देश से उपाधि ग्रहण कर सकता है। अनुच्छेद 18(4) कहता है कि कोई भारतीय नागरिक जो लाभ और विश्वास के पद पर कार्यरत है, यदि कोई देश उसे उपाधि देता है तो राष्ट्रपति से अनुमति लेकर वह इन उपाधियों को ग्रहण कर सकता है। मतलब इस मामले में संसद कहें या संघ सरकार को शक्ति दी गई, जिसमें राष्ट्रपति से अनुमति लेकर के कोई विदेशी नागरिक चाहे वो भारत में कार्यरत है तो भी ले सकता है, और कोई भारतीय नागरिक जो भारत में कार्यरत है अगर उसे कोई देश उपाधि देता है तो वो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही उस उपाधि को ग्रहण कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उपरोक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि औपनिवेशिक समय में इनको रोकने का मेन कारण यही था कि औपनिवेशिक काल में, यानी कि अंग्रेजों के समय जब ब्रिटेन के अधीन भारत था, उस समय दिए जाने वाले राय बहादुर साहब, जैसे बहुत से लोगों को सुनते हैं कि उनके नाम के सामने राय बहादुर लिखा था, राजा लिखा होता था, दीवान बहादुर लिखा होता था, वंशानुगत पद थे जैसे राजा महाराजा इत्यादि। अनुच्छेद 18 के तहत इनको प्रतिबंधित किया गया है।
क्योंकि यह सब राज्य के समझ समानता का जो सिद्धांत है उसके विरुद्ध है। तो समानता के सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए इनका जो इस तरीके के टाइटल होते थे इनको रोक दिया गया था। फिर 1954 में भारत सरकार ने क्या है तो 4 राष्ट्रीय पुरस्कारों की शुरुआत की। कौन कौन से? तो इसमें भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है वो है भारत रत्न, फिर दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण, चौथा है पद्मश्री। तो राज्य ने अपने स्तर पर लोगों को आभूषित करने के लिए, उनके कार्यों को सराहना देने के लिए ये राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की। उसमें सबसे ऊपर भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण और पद्मश्री है। 1977 में जनता सरकार ने इन पर प्रतिबंध लगा दिया। हमने बताया था 1977 में जनता सरकार आ गई थी, जनता सरकार बनी थी, कांग्रेस उस समय अपदस्थ हो गई थी। उसने क्या किया, इन पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन 1980 में कांग्रेस ने पुनः इन पुरस्कारों को शुरू कर दिया है। तो तब से लगातार ये जारी है पुरस्कार, ठीक है। तो अब क्या है, देखते हैं कि इन पुरस्कारों को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। इसी विवाद के फलस्वरूप बालाजी राघवन बनाम भारत संघवाद 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह पुरस्कार हैं। अब यहाँ एक चीज हम देख रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये पुरस्कार हैं, उपाधियां नहीं है। मतलब ये सरकार ने पुरस्कार शुरू किए हैं, किसी की जो अच्छा काम कर रहा है उसको काम को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है, उपाधियां नहीं दे रहे हैं हम किसी को। तो उपाधि नहीं तथा अनुच्छेद 18 में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता इनसे, जो सरकार ने 4 शुरू किए थे ऊपर वाले। यह समानता के सिद्धांत के प्रतिकूल नहीं है। साथ ही यह व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था भी की कि पुरस्कार पाने वालों के नाम के प्रत्यय या उपसर्ग, यानी कि जिनको ये पुरस्कार दिए जाते हैं वो अपने नाम के आगे या पीछे इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता है तो अन्यथा उन्हें पुरस्कारों को त्यागना होगा। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको जो ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से उनको त्यागना होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं सरकार यानी कि राज्य जो है लोगों को के काम को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कारों की घोषणा करती है, और भारत में किसी भी प्रकार की उपाधि को उसको त्यागना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको राष्ट्रपति की अनुमति लेकर के आप उनको धारण कर सकते हैं। इस तरीके से हमने देखा अनुच्छेद 18 में इन प्रावधानों को शामिल किया गया है। अब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे जो स्वतंत्रता संबंधी अधिकार दिए गए हैं उनका भारत में क्या यूज है और नागरिकों के लिए वो कितने महत्वपूर्ण हैं। तो इस तरीके से हमने समता का अधिकार आज देख लिया है। अब हम स्वतंत्रता संबंधी जो अधिकार हैं उनको अगले लेक्चर में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।